న్యాయ్ పథకం ద్వారా కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ప్రచారంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలు ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు. ఇకపై న్యాయం జరుగుతుందని చెబుతున్న కాంగ్రెస్ గత 60 ఏళ్లలో ప్రజలకు అన్యాయం చేశామని ఒప్పుకున్నట్లేనా అని నిలదీశారు. మైనార్టీ ఓట్ల విషయంలో బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన ప్రధాని ఈ తరహాలో హిందూ ఓట్లను కూడా కోరితే లౌకికవాదులు ఎలా స్పందిస్తారని న్యూస్ 18 ఛానల్ ముఖాముఖితో వ్యాఖ్యానించారు. कांग्रेस का चला है वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा. आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर साबित? इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है. और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं. क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? कांग्रेस न्याय देगा क्या? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था वो किसान न्याय मांग रहे हैं. आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया. इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा. नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया. उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है. मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए. उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई. ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं. मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है. लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है. मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है. अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते. ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात. और आपसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है. क्या इससे उनके सेक्युलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना उनका है. आप आफ्सपा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्सपा की जरूरत ही न पड़े. जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, कुछ राज्यों में से हटाया. 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है. लेकिन कानून को तो बनाए रखा है. सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके. और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना. मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा. अब आफ्सा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं. तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्थे करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं. जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं. और दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है. लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है. बड़ा गौरवगान होता रहा है. आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है.